नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और फिर जगदीप धनखड़ पर कुछ सनसनीखेज सच सामने आना शुरू हो गया है। आज मिड डे मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर वो कौन दो मंत्री थे, मोदी के दो मंत्री और बहुत खास मंत्री, ताकतवर मंत्री। हालांकि ताकतवर मोदी के सामने तो कोई नहीं है, लेकिन मोदी के अगल बगल रहने वाले ताकतवर माने जाते हैं। इन दोनों मंत्रियों ने धनखड़ को फोन किया। मीडिया तो लिख रही है कि फोन करके उनको बताया कुछ, चेताया कुछ, चेतावनी दी। लेकिन चेतावनी के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार धमकी होता है। बिल्कुल विशुद्ध, मतलब मैं सीधा सपाट बताऊं तो धमकी। मोदी के दो मंत्रियों ने धनखड़ को फोन करके धमकी दी। लेकिन साहेब का जो क्रोध है ना, 56 इंच वाले, एक अकेला सब पर भारी, साहेब के क्रोध का धनखड़ पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा। साहेब के क्रोध को 11 साल में शायद पहली बार किसी ने हवा में उड़ा दिया कि है, बहुत ऐसे देखे हैं तुम्हारे जैसे। इसके बाद इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग की चर्चा हमने पहले की है और पहले भी आशंका जताई थी कि इसी मीटिंग में फैसला हुआ होगा। आज वो बात करीब करीब सच साबित हो गई है। संसद भवन में सत्र शुरू होने के तुरंत बाद, यानी 2 घंटे बाद, जो मीटिंग की थी, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें शिवराज, राजनाथ, अमित शाह, नड्डा, सबको बुला लिया था मोदी जी ने। उसी मीटिंग में मोदी ने धनखड़ वाला फैसला ले लिया था। उसके पहले फोन करके धमकी, चेतावनी, जो भी आप कहें, हम तो धमकी ही कहेंगे, उसके पहले धमकी दी गई थी। अब पूरी खबर हम दिखाएं उससे पहले ले आइए स्क्रीन पर भाऊ को भी। स्वागत है भाऊ आपका। मैं 3-4 अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की हेडलाइन दिखाता हूँ, 3-4, क्योंकि ये सब वो जो लिख रहे हैं उसी के बीच में सारी खबरें हैं। जरा लाइए, एक एक करके दिखाइए, एक एक करके दिखाइए। और सबसे आखिर में जो आप देखेंगे वो और महत्वपूर्ण है। फोन लगाते रहे मंत्री, पर जगदीप धनखड़ ने एक नहीं सुनी, सरकार का पूरा प्लान बदल डाला। अगला लाइए, अगला लाइए, बस देखिए। धनखड़ को दो बड़े मंत्रियों ने किया था फोन, बताया किस बात पर पीएम मोदी हो गए हैं नाराज। यही जो लाइन हमने कहा ना, धमकी जो हमने कहा था, चेतावनी का धमकी वाला प्रकार यहीं पर है। आप फोन करके उपराष्ट्रपति बता रहे हो कि मोदी क्यों नाराज हैं, यानी आप धमका रहे हो कि मोदी जी नाराज हैं, सतर्क रहिए। आ जाइए लाइन पर, अगला देखिए। जब मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री ने जगदीप धनखड़ को फोन लगाया, जानिए इस्तीफे के पहले क्या हुआ था। क्या हुआ था सब बताते हैं अभी। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भीतर चलेंगे अभी भाऊ। हिंदू की रिपोर्ट है, ये थोड़ा सा रिपोर्ट समझने वाली है। फीवर फॉरेन ट्रिप्स, प्रोटोकॉल लैप्सेज, अपसेट जगदीप धनखड़, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फेल्ट ही हैड डिमिनिश्ड रोल। ये लाइन जो है ना कि फीवर फॉरेन ट्रिप्स, प्रोटोकॉल लैप्सेज, ये मोदी सबके साथ करते हैं। ये सिर्फ धनखड़ के साथ नहीं किया है। सुषमा स्वराज को याद कर लीजिए, विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज मोदी से बहुत सीनियर, बहुत सीनियर। मोदी, सुषमा, जेटली, यही लोग तो लेकर के आए थे यहाँ पर, और फिर भोगे भी। जस करनी तस भोगऊं दाता। सुषमा जी नहीं है अब, सुषमा जी का विदेश मंत्री के रूप में पर्याप्त से ज्यादा अपमान कर दिया था, तो ये आदत है उनकी। धनखड़ साहब को का प्रोटोकॉल हमेशा उल्लंघन होता था। अभी ज्यादा पहले की बात नहीं है, जेडी वैंस आए थे उपराष्ट्रपति। हमेशा जब किसी देश में कोई दौरा करता है तो जो समकक्ष होते हैं, समकक्ष, उनकी अलग मीटिंग होती है, वो है प्रोटोकॉल में। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट, उपराष्ट्रपति। जेडी वैंस आए और धनखड़ ने स्पेशली कहा कि उपराष्ट्रपति है तो मेरे साथ भी एक होना चाहिए, एक मीटिंग, एक प्रोटोकॉल के तहत। कहीं बुलाया नहीं, धनखड़ साहब को बुलाया नहीं जेडी वैंस के साथ कार्यक्रम में। और सरकार ने क्या कहा भाऊ, बड़ा आश्चर्यजनक है। सरकार ने कहा कि जेडी वैंस वहां के राष्ट्रपति का मोदी जी के लिए संदेश लेकर के आए हैं, इसलिए आपकी उसमें कोई जरूरत नहीं। सारा प्रोटोकॉल एक व्यक्ति के में समाहित कर दिया। ऐसा तो राजशाही भी नहीं होता था। अब खबर पे आते हैं, भाऊ के साथ सीधे चर्चा पे चलते हैं। भाऊ जरा, ये दो मंत्री
फ़ोन किए, ये पूरी कहानी यशवंत वर्मा वाली से ही जुड़ेगी, लेकिन ये 2 मंत्रियों ने धमकी दी बेसिकली, चेतावनी नहीं धमकी, जो इस खबर में छिपा हुआ है। ज़रा उस पूरे पड़ताल को खोलिए, क्या है? देखिए आशीष जी, एक बात तो बड़ी तय है कि हम पहले दिन से इसी लाइन पे चल रहे थे कि कहीं न कहीं जुडिशरी के साथ टकराव और हुँ, जुडिशरी के न्यायपालिका के मैटर में ही ये मामला हुआ है। हुँ, मामला वर्मा जी के महाभियोग को लेकर है। हुँ, किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, जब उनको ये ब्रीफ किया गया है कि विपक्ष ने मुझे एक लेटर दिया है, हुँ, तो उन्होंने तब भी कहा था कि हम लोकसभा में इसको पहले लाना चाहते हैं और हुँ, कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे विपक्षी दलों से भी बातचीत चल रही है, तो आप इसको जल्दीबाजी ना करें। हुँ, उसके बाद जेपी नड्डा ने को जब ये बात पता पड़ी तो जेपी नड्डा को भेजा गया। जेपी नड्डा ने भी उनको समझाया। जेपी नड्डा की एंट्री तब हुई जब धनखड़ ने यह तय कर लिया था कि मैं कानून और जो परंपरा के हिसाब से चलूंगा और मेरे पास आया तो मैं इसको राज्यसभा में एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके हुँ, बाद जो जेपी नड्डा गए, तो जेपी देखिए जेपी नड्डा का उपयोग हमेशा धमकी देने के लिए किया जाता है। हुँ, यही जेपी नड्डा थे जिन्होंने कहा था कि संघ की जरूरत नहीं हमको, सही हाँ, है ना? तो जेपी नड्डा ये वो कड़े शब्दों की उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। तो जेपी नड्डा ने उनको कहा कि देखिए ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो उनको ये लगा कि उपराष्ट्रपति को निकालेंगे नहीं, ऐसे क्रूशियल पीरियड में, क्योंकि उपराष्ट्रपति को निकालने के लिए थोड़ा कंसेंसस भी चाहिए। हुँ, अब इसी के बीच मीटिंग हुई, जो आप पार्लियामेंट्री जो मिनी मीटिंग हुई कैबिनेट की, हुँ, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया और शायद वहाँ डिसीजन ले लिया गया और राजनाथ सिंह को ड्यूटी लगाई कि वो सारे सांसदों की साइन ले लें। हुँ, सारे सांसदों की साइन होने के बाद फिर जेपी नड्डा को ये बताया गया, शायद फिर मेघवाल ने मैसेज दिया हुँ, कि ये आपके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा हुँ, और बहुत बेइज्जत होके निकाले जाओगे, आप इस्तीफा दे दो। तब जगदीप धनखड़ ने समझ लिया था कि अब कोई बातचीत का कोई समय नहीं। हुँ, बेसिकली आशीष जी, ये फरवरी से ही मीटर डाउन हो गया था। हुँ, फरवरी में जगदीप धनखड़ को ये मैसेज मिल गया था कि वो राष्ट्रपति के लिए प्रमोट नहीं हुँ, होंगे और ये बीजेपी वाले प्रमोट भी नहीं करते। उपराष्ट्रपति अलग है, राष्ट्रपति अलग है, वो हर जगह उनका एक सिस्टम चलता है। हुँ, तो जब उनको ये पता पड़ा कि अब उपराष्ट्रपति को रिपीट तो होंगे नहीं उपराष्ट्रपति, अब बस ये अपना आखिरी टेन्योर है, तो जितना अभी तक पाप किया है उसका प्रायश्चित करने का समय है। हुँ, तो कुछ-कुछ जगह वो लाइन वो लेते रहे जो पार्टी की नहीं है, सरकार की नहीं है। हुँ, एक संगोष्ठी में उन्होंने उठा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ही हड़का दिया और ये बोल के हुँ, हड़का दिया कि संवैधानिक पोज़ीशन पे नंबर 2 पोज़ीशन पे हूँ मैं, मुझे लाइटली मत लीजिए आप। किसानों के लिए कुछ करिए, सिर्फ बोलिए मत। उपराष्ट्रपति का ये कहना किसानों के लिए कुछ करिए, बोलिए मत, इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा है हुँ, और शिवराज तो वाज़ शॉक्ड। ये मैसेज भी गया। ये मैसेज जाने के बाद जो अंदरूनी खबरें थी, कुछ खबरें हम उसका प्रूफ नहीं ला सकते, लेकिन हुँ, पता है कि चर्चा धुआँ यूँ ही नहीं उठता जब आग नहीं लगी उसको, कहीं न कहीं। चर्चा ये भी है कि कुछ इंटेलिजेंस के अधिकारियों से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ही वाज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, आप बगिंग कर रहे हो, आपका आपका फ़ोन टैपिंग हो रहा है, कि आपके हुँ, ऊपर निगरानी रखी जा रही है, कौन-कौन आपसे मिलता है, क्या-क्या मिलता है आपसे। और वर्मा के बाद जो उन्होंने फ्रंट खोला न्यायपालिका के खिलाफ, वो सरकार के लिए बार-बार अनईज़ीनेस, कहीं न कहीं मतलब सरकार अनईज़ी थी उससे। हुँ, मतलब सरकार को लग रहा था कि ये गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि सरकार को पता था कि अभी न्यायपालिका के साथ एकदम कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा एक बैकडोर एंट्री होनी चाहिए। तो वो बैकडोर के दरवाजे ये बार-बार अपने स्टेटमेंट देके बंद करते थे और सरकार ने जब देखा कि न्यायपालिका बिल्कुल ही हाथ से चली गई है, तो फिर आखिरी सरकार ने वो भी धमकी देने का प्रयास किया, जो आपने निशिकांत दुबे के द्वारा हमने देख लिया। और निशिकांत दुबे के धमकी के बाद या निशिकांत दुबे के आरोप के बाद सर्वोच्च न्यायालय का चुप रहना और ये कहना कि हम हमारी ये कोई इसमें डिफेमेशन का हम नहीं करेंगे, हम अपना न जो है सक्षम है अपनी अस्मिता बनाए रखने में। हुँ,
तो भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देश को आग लगाने वाला इंसान बोलता है। इसके बाद भी आप कहते हो कि हम सक्षम है। क्या सक्षमता दिखाई आपने? क्या हुआ? उससे तो अच्छा वो झारखंड की इन्वेस्टिगेशन के वो थाने वाले हैं, जिन्होंने जमीनों के ये जो फ्रॉड किया है, जो आरोप लगे फ्रॉड के, एफआईआर कटी है और अरेस्ट शुरू कर दी। तो कहीं न कहीं इनको लगा कि अब न्यायपालिका जब दब रही है, तो उसमें और दबाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा के इश्यू के बाद या तो धनखड़ साहब का कोई व्यक्तिगत कोई रंजिश थी या कुछ था। वर्मा को लेके आप देखिए, वर्मा के यहाँ नोट मिले तब से वो सबसे ज़्यादा वोकल धनखड़ साहब हैं। और जब ये कह दिया था पुलिस डिपार्टमेंट ने, फायर ब्रिगेड ने भी कि कुछ मिला नहीं, उसके बाद यदि सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में वीडियो रिलीज़ करके कहा कि नहीं हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं और नोट मिले हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रेशर था और वो प्रेशर क्या उपराष्ट्रपति की तरफ से था। और फिर वो मामला अब इतना बिगड़ गया कि महाअभियोग तक बात आ गई। भ्रष्टाचार का मामला है, उसका क्रेडिट मोदी जी लेना चाहते थे। राज्यसभा में इन्होंने हाईजैक कर लिया वो इश्यू। अब इसके बाद और कितने दिन उपराष्ट्रपति को रखते? ये उपराष्ट्रपति नहीं होते सिर्फ, ये राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष है, वो पीठासीन अधिकारी है। और लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 2 सदन हैं। और राज्यसभा में यदि पीठासीन अधिकारी ही आपका नहीं है, तो फिर मुश्किल वाली बात हो जाती है। इसलिए इसलिए यदि ये महाभियोग आने के पहले अविश्वास प्रस्ताव आ जाता उपराष्ट्रपति के खिलाफ, और ये जान चुके थे सिग्नेचर वगैरह देखने के बाद, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। और इसीलिए मैंने कहा कि कोई चीज, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो ये बताता है कि भाई आपको हमने बहुत दिया है, अब घर बैठ जाइए। प्रधानमंत्री की जो ट्वीट जो बताता है कि यू हैव गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और क्या दे? तो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक काम शुभकामनाएं दे सकते हैं और क्या। जरा एक बार उनके मैं इस्तीफे कहूँ के बाद 2 मिनट, हाँ, 2 मिनट में जो चीजें अभी चर्चा में आई हैं, एक बार हम्म, सीक्वेंस में कर देते हैं। और सीक्वेंस में यशवंत वर्मा का मैटर अब तक कहीं चर्चा नहीं हुई है इस विषय पर, जिस डायरेक्शन में अभी हम जाएंगे। एक तो पूरा सीक्वेंस ये था कि सदन शुरू होते ही 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला विपक्ष का नोटिस धनखड़ ने एक्सेप्ट किया। उसके एक्सेप्ट कर बाद लिया। सबसे पहले जेपी नड्डा और किरण रिजिजू, इन दोनों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद धनखड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक तरीका है मैं उसी से चलूंगा, और कायदे नहीं से संविधान। आशीष जी, हम्म, पहले हम्म, किरण रिजिजू ने बात की, क्योंकि हम्म, किरण रिजिजू रोज बात करते थे उनसे, हम्म, क्योंकि किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है। तो वो हाँ, दोनों हाँ, पीठासीन अधिकारी से रोज बात करते हैं। तो हम्म, उन्होंने उनको ये कहा कि आप बिल्कुल इस नोटिस को साइड को रखिए, क्योंकि हम कंसेंसस तैयार कर रहे हैं। हम्म, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने परंपरा के अनुसार ही काम किया है, कानून के दायरे में काम किया है। तो किरण रिजिजू शॉक्ड रह गए। हम्म, तो उन्होंने जेपी नड्डा ऊपर इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने जेपी नड्डा को भेजा। हम्म, फिर जेपी नड्डा अपने लहजे में बोलने लगे हम्म, कि भाई आप क्यों नाराजगी झेल रहे हो, हम्म, जब ये तय हुआ है कि लोकसभा में भाई वर्मा को जाना तय है, लोकसभा में डिस्कशन होगा, उसके बाद राज्यसभा में होगा, लोकसभा में पारित होने दीजिए, लोकसभा में कंसेंसस हो रहा है। लेकिन ये अड़े हुए थे कि मैंने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया, अब पहले यही होगा। तो जब जेपी नड्डा ने उस लिहाजे में कहा कि आप क्यों नाराज कर रहे हैं मोदी जी को, हम्म, मोदी जी भयानक नाराज है इस बात से। अब मोदी जी नाराज है ये बोलने के बाद भी आप कहो कि मैंने कानून के हिसाब से ही काम कर रहा हूं, मैं तो सदन उसी हिसाब से चलूंगा जिस हिसाब से परंपरा और सदन के कायदे कानून है। हम्म। तो जेपी नड्डा को समझ में आ गया कि अब कोई मतलब ये रुकने वाले नहीं। तो उसके बाद दूसरी बार किरण रिजिजू और फिर अर्जुन राम मेघवाल, ये दोनों गए।
दोनों गए। सेकंड, फिर थर्ड टाइम रिजिजू भी नहीं गए और अकेले मेघवाल गए, मेघवाल गए। मेघवाल अकेले, और तीनों प्रयास नाकाम हो गए। अब मामला यशवंत वर्मा पर, आखिर क्यों लगातार यशवंत वर्मा पर हमलावर थे, यशवंत वर्मा पर क्यों हमलावर थे, किसको डिकोड करने में थोड़ा रिस्क है, लेकिन हम थोड़ा कदम बढ़ा ही देते हैं। न्यायपालिका सबका निशाना है, भाऊ ने भी कहा न्यायपालिका से कुछ उनकी पुरानी रंजिश होगी, कुछ नहीं, प्रैक्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है एक नए डायरेक्शन में, जिस रात नोट जले यशवंत वर्मा के, उसके 4 दिन बाद तो खबर आई। खबर जो आई उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, जिस पर पर्दे के पीछे सबने चर्चा किया, कि सबसे पहले एसएचओ को पता चला। एसएचओ ने, ये उस समय चर्चा हुई थी, आप लोग याद करिए, कि हाँ, हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। सीधा सबसे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया जाना चाहिए था, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस को बताते, जो सिस्टम था। लेकिन एसएचओ ने जो है कमिश्नर को बताया, और कमिश्नर ने किसी और को बताया पहले, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह को नहीं, किसी और को बताया, और जिसको बताया उससे ताकतवर शायद कोई है नहीं। फिर उसके डायरेक्शन पर चीजों को, कि अच्छा चलो ठीक है, कितना बचा है, कितना गया है, ऐसा कुछ हुआ। और फरवरी में जब सपने टूटे धनखड़ के, तो धनखड़ को ये लगा कि निर्णय एक ही आदमी लेता है, सपने उसने तोड़े हैं। और ये खबर कमिश्नर साहब ने उसी शख्स को दी थी, यशवंत वर्मा को दी। अब दोनों के तार को जोड़िए भाऊ, कि यशवंत वर्मा को टारगेट करके अगर यशवंत वर्मा फंस जाए, सब कुछ ओपन हो जाए इसमें, कि कितना था, कितना माल, कितना जला, कितना बचा, बचा हुआ कहाँ है, सीज हुआ कि नहीं हुआ, सीजन वगैरह खोलना पड़ेगा ना। अगर ये सब कुछ हो गया तो सबसे बड़ा विकेट एकदम बीच में मार देंगे धनखड़। कोई सुप्रीम कोर्ट से उनका कोई बैर नहीं। क्या इस बात में सच्चाई नहीं हो सकती? क्योंकि नहीं, नहीं, धनखड़ सच्चाई हो आ सकती। गए थे। नहीं, नहीं, जब देखिए, जब धनखड़ का ये धनखड़ एटीट्यूड ने आ गया कि अब मैं सीधा आर पार कर जैसे दूंगा। ही ये जैसे देखिए, लिपापोती तो हुई वर्मा के। आप इमेजिन करिए, वर्मा के यहाँ नोट जलने का वीडियो आया। हम्म, सर्वोच्च न्यायालय ने, वो सर्वोच्च न्यायालय को वीडियो समझ में आ गया सोशल मीडिया द्वारा। हम्म, सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई हम्म, और उसका ट्रांसफर कर दिया, हम्म, एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। फिर उस वीडियो को नकारा गया। हम्म, किसने नकारा उस वीडियो को? हम्म, पुलिस ने नकारा, फायर ब्रिगेड ने नकारा। हम्म, किसके कहने पे नकारा होगा? उस सर्वोच्च आदमी के कहने पे। हम्म, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि हमारा ट्रांसफर से कोई, इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा ट्रांसफर तो रेगुलर रूटीन में, उसने एप्लीकेशन लगाई थी ट्रांसफर की, तो हमने एक्सेप्ट कर ली। हम्म, यही आया। हम्म, और शाम तक सर्वोच्च न्यायालय ने हाथ ऊपर कर दिए कि नहीं, नोट मिले थे। हम्म, अब एक इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, और इंक्वायरी में कौन कौन होंगे, कौन कौन चीफ जस्टिस होंगे, वो सारा उन्होंने ओपन कर दिया। हम्म, इसका मतलब गेम हाथ से चला गया। हम्म, जिस व्यक्ति ने पुलिस और फायर ब्रिगेड से डिनाई करवाया, हम्म, क्योंकि उनको बचाना था, हम्म, वर्मा जी को। तो कुल मिलाकर ये जब सारे मामले हो गए, इसमें बिल्कुल तार जुड़ते हैं। और फिर वर्मा अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, ये इशू उठाया उपराष्ट्रपति ने। हाँ, ऐसे तो आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। नहीं, सवाल और भी भाव, जब जब इस लाइन पे पढ़े, वर्मा के घर में आज तक ये देश को नहीं पता है कि वर्मा के घर में वाकई कितना खजाना था, खजाना था, कितना हाँ। जला, कितना बचा, बचे में भी सीजन में कितना दिखाया गया, और एक्चुअली अमाउंट कितना था। एक्चुअल अमाउंट अगर सीजन में जो दिखाया गया उससे ज्यादा अमाउंट था, तो अमाउंट गया कहाँ रात में? ये चीजें, ये बहुत सारी, और अगर कहीं गया तो
जांच आगे बढ़ेगी तो जाने में खतरा है, वो जहां गया उसका भी नाम आने में खतरा है क्या? ये सवाल होंगे क्योंकि आज देश के सामने आए नहीं। अच्छा एक बात और, अभी एक बात और, सारा एक बात और मामला हाँ, वर्मा एक जी चीज, के केस। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और, जो महाभियोग आता है कहीं पे भी, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से एक में आता है। अगर दोनों में एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो पैनल वाला चक्कर। लेकिन अगर एक में आया तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया पर भी जरा ध्यान दीजिए, फिर आप जब इस मामले को खोलिए तो और बेहतर होगा। उस प्रक्रिया में होता है प्रॉप पैनल। जब एक्सेप्ट हो गया कि मान लीजिए लोकसभा में चले, तो लोकसभा का स्पीकर एक प्रॉप पैनल बनाता है, जैसे होता है ना कि आरोप तय करना, जैसे पुलिस अदालत में आरोप तय हाँ करती है, हाँ, तो आरोप तय करने के लिए एक प्रॉप पैनल बनता है। मैं वही वही अब कल भी जिक्र बड़ा हुआ था सवाल इसका। है, हाँ बड़ा सवाल कि लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव आता है, ये क्यों लोकसभा में, दोनों जगह तो सदन तो भाजपा ही चला रही है, हाँ हाँ हाँ। लोकसभा में आता है, तो धनखड़ साहब, वो बिरला साहब प्रो पैनल बनाते आरोप तय करने वाला। और अगर राज्यसभा में ये महाभियोग शुरू हो जाता तो प्रो पैनल यानी आरोप तय करने के, जांच करके आरोप तय करने का काम, इसके लिए जो पैनल बनता वो धनखड़ बनाते। तो हाँ, धनखड़ बनाते। अब वो पैनल धनखड़ बनाते तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोप तय करने में जो जांच करके वो कमेटी जांच करती है, अपने हिसाब से जांच करके आरोप तय करती है पुलिसिया तरीके से, पूरी जैसे वो होता है सिस्टम, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोप तय करने में जांच के डायमेंशंस खुल जाते, यशवंत बिल्कुल वर्मा के लिंक तार, ये सब वो जांच पैनल खोल देता। हो सकता है उस जांच पैनल में मल्लिकार्जुन खड़गे को रख देते हो सकता है संजय सिंह को बिल्कुल रख देते, हो सकता है संजय बिल्कुल सिंह को बिल्कुल रख देते, खड़गे और संजय सिंह बिल्कुल। करेंगे, इसमें प्रॉप पैनल में रहेंगे। कहीं ये नहीं नहीं, सारे खतरे देखिए ये सतही नहीं, बेसिक पर बड़ा दूर तक वर्मा, का खतराबाज मैंने दिख रहा वही है। कहा। भाई देखिए, ये सारी चीजें तब होती जब राज्यसभा में शुरू होता, और वो हम्म, बार बार कह रहे थे कि राज्यसभा में आप सिर्फ नोटिस ले लो, इसको एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि विचाराधीन रखो। देखिए, हम्म, इसके पहले यादव का मामला विचाराधीन ही है ना हाँ हाँ भाई। कोई भी नोटिस आता है उसकी सिग्नेचर तो वेरीफाई करेंगे ना। हाँ हाँ राज्यसभा जब तक सिग्नेचर वेरीफाई करती तब तक लोकसभा कर चुकी होती हाँ और लोकसभा ले लेती। और लोकसभा हम्म, में तो ये कंसेंसस कर रहे थे कि सभी राजकीय दल साथ में मिल जाएंगे। तो मोदी जी का ये होता कि भाई कौन कहता है कि मैं सबको साथ में लेके नहीं चलता। देखिए, महाभियोग भ्रष्टाचार का मामला है तो मैं साथ में लेके चला सबको, हम्म, सबने साथ दिया। ये कई चीजें इसमें थी। दूसरी बात जो एक मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका भी कैसी काम करती है और विधायिका भी कैसी काम करती है। जब यादव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, तो पार्लियामेंट से उनको पत्र गया, क्योंकि ये महाभियोग के लिए पार्लियामेंट में एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, हाँ, इसके लिए आप इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। नहीं कर, हाँ, लेकिन ऐसा ही महाअभियोग के लिए एक एप्लीकेशन वर्मा के खिलाफ लगा हुआ है, लेकिन वर्मा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तैयार हो गया। वर्मा के लिए लेटर नहीं गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मत तैयार करो। भाई, वर्मा के मामले में भी लेटर जा सकता था ना। ये बिल्कुल, मामला हाँ, पार्लियामेंट की विचाराधीन है और हम्म, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेंगे। क्या वर्मा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जगह दे दी जा रही है? हम्म, कई कई प्रश्न है जिसके उत्तर किसी के पास नहीं है, और ये उत्तर तब आएंगे जब सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। जो पीठ गठित हुआ है 5 मेंबर का, उसके बाद पार्लियामेंट क्या कहती है। पार्लियामेंट सर्वोच्च न्यायालय को कैसा पीठ गठन करने दिया, तो फिर यादव के मामले में इंक्वायरी क्यों रोकी। दोनों हाईकोर्ट के जज, हाँ, फिर दोनों के खिलाफ अलग अलग रवैया क्यों पार्लियामेंट का। हम्म, यदि वर्मा के खिलाफ बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो फिर यादव के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकते क्या? हम्म, ऐसे कई इश्यूज है, कई मसले हैं। ये उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, ये उसकी परिणति है, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए तो हुआ ही नहीं इस्तीफा। हम्म, इस्तीफा कई कारणों से हुआ, क्योंकि रबर स्टैम्प बोलने लगा, हम्म,
जो एक रबर स्टैम्प को नहीं करना चाहिए। रबर स्टैम्प सोचने लगा जो रबर स्टैम्प को नहीं करना चाहिए। रबर स्टैम्प सुनने लगा और देखने लगा जो रबर स्टैम्प को नहीं करना चाहिए। और वहां एक रबर स्टैम्प चाहिए था। जब रबर स्टैम्प ने अपनी जगह छोड़ी तो वो आउट हो गए। और सबसे बड़ी बात, यदि एक उदाहरण ऐसा हो जाता है कि मोदी जी के कहने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर सब अनारकी मच जाएगी। फिर ये मैसेज जाएगा कि अरे छोड़ो, मोदी सिर्फ हवा है। लेकिन डाउन द लाइन मैसेज तो ये गया है सभी मुख्यमंत्रियों को, गवर्नर को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, सभी को, सारे मंत्रियों को और संघ को भी। यदि मोदी जी नाराज हो गए तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, जिसको कहते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स इतिहास बन जाता है आदमी। जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने। ये ये सबसे तो बड़ा इसमें संदेश तो मोहन हाँ, भागवत के लिए गया है शायद। मैंने मैंने उसी दिन कहा कि मैंने बोला हम्म, इसमें कई कई एक तीर पे कई निशाने हैं भैया। मोहन हम्म, भागवत जी के लिए भी है। देखिए, भाई उपराष्ट्रपति भी हट सकते हैं, संघ चालक भी हट सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, ये सबसे अच्छा। एक एक और भी महत्वपूर्ण विषय है, इसमें हम जोड़ते हैं, थोड़ा सा समय दर्शकों से चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इस्तीफा तो हो गया, क्या इस्तीफे के बाद धनखड़ की जुबान बंद रहे, इसके लिए कुछ शुरू हो चुका है क्या, कोई अभियान भाऊ? क्योंकि एक खबर है, इस खबर में कितना दम है अब आप बताएंगे। खबर है अंदर खाने से कि धनखड़ का ऑफिस सील किया गया है, उसको बंद कर मेरे दिया, पास सील कर। इससे थोड़ी ऑफिस सील आगे की करने भी का खबर है। मतलब क्या होता है कि उस ऑफिस के भीतर आदमी के मन में भय रहे कि उस ऑफिस से कुछ भी ऐसा मिल सकता है जिससे मैं कल को, अभी तो कुर्सी गई है, और फंस सकता हूं, और मुंह बंद हम्म। रखने में ही मेरी भलाई है। क्या ये वाकई सच है, सील वाला जो खबर है? ये चर्चा मैंने भी सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया जब मैंने किसी अधिकारी से बात की, तो उसने कहा हाँ, नहीं नहीं, वो रूटीन होता है कि नए राष्ट्रपति आएंगे तो अभी रंग रोगन होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ऑफिस सील हुआ है, ऑफिस में एंट्री बंद है, और वो किसी के पोजीशन में है, ये बात पक्की हाँ, है। दूसरी एक हाँ, खबर मेरे पास और है आशीष। हाँ, धनखड़ साहब जब बंगाल में थे हाँ, और जो जो आरोप उस पे लगाए थे, हम्म, वो सारी फाइलें फिर से तैयार हो रही है। हम्म, हम्म, ये सारे अंकुश है। हम्म, भाई आज देखिए, आज मलिक साहब अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष हाँ, कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आदमी डेथ बेड पे हो, ऐसे में भी उसको नोटिस एजेंसी के और एजेंसी के छापे पड़ रहे हैं, हाँ, क्योंकि उसने मुंह खोला। हम्म, और आजकल तो जो चोर को पकड़ता है, सबसे पहले उसी को अरेस्ट किया जाता है। तुमने चोर को पकड़ा कैसे? हम्म, हम्म, तुम्हें मालूम कैसे था कि ये चोर है? तुम्हें हम्म, मालूम कैसे हुआ कि ये चोरी है? हम्म, इसका मतलब इसका आपका सहभाग है। चलो पहले अंदर। चोर रह गया साइड में और आप अंदर चले गए। तो मुझे वो भी खबर है कि वो बंगाल का पुराने सारे आरोप आरोप की पूरा सब, क्योंकि ये आनन फानन में काम हुआ, तो अब ये पूरा हम्म, गियर अप करेंगे। उन्होंने अपने घर में सामान वामान पैक करना शुरू कर दिया, जो अपने एनक्लेव में जो रह रहे थे। शायद हम्म, 8 टाइप का बंगला, बैंगलोर हाँ, टाइप 8, जो हम्म, कैबिनेट मंत्री को मिलता है, वो उनको आवंटित हो सकता है। वो कहाँ भी आवंटित होंगे पता नहीं, कहीं कॉर्नर में आवंटित कर देंगे, क्योंकि अभी वो अभी वो बायर्स मार्केट में नहीं है, सेलर्स मार्केट में है। हम्म, जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, जैसा मिलेगा वैसा लेना पड़ेगा। और इन 2 गुजरातियों की खासियत है, वो घर तक पहुंचा के आते हैं। वो आपको पल-पल एहसास देते दिलाते हैं कि हमने आपको बनाया, आपने हमारी नहीं सुनी, हम आपको क्या करते हैं देख लीजिए। उनको कोई पता नहीं, प प प प परवाह नहीं है कि उसकी तबीयत कैसी है, उसका उम्र क्या है। आडवाणी जी ने बिल्कुल चुपचाप चुप्पी साध के रखी है। हाँ, तो आज
बड़े बंगले में रह रहे हैं। अडवाणी जी क्या है आज? पूर्व उप प्रधानमंत्री है ना, उप प्रधानमंत्री पद होता नहीं वैसा, नहीं वो नहीं सिर्फ कहा भाऊ, जाता है। अडवाणी जी कुछ नहीं है, अडवाणी जी क्लासिकल एग्जाम्पल है और कुछ हाँ, नहीं है। क्लासिकल एग्जाम्पल है, हाँ। तो अडवाणी जी को कितना बड़ा सरकारी आवास दिया हुआ है। हम्म। हम्म। कैबिनेट ने डिसीजन लिया है उनको आवास देने हम्म। का। जिस दिन अडवाणी जी मुंह खोलेंगे उस दिन ये सारी सुविधाएं भी नष्ट हो जाएंगी। तो अडवाणी जी जानते हैं, तो अडवाणी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। हम्म। पूरे समय अडवाणी जी को कभी बोलते हुए देखा आपने, कुछ करते हुए देखा? शांत है। लेकिन जब जब अडवाणी जी तक और बंगाल की फाइल तक और ऑफिस सील होने तक की बात आ गई है, तो फिर एक सवाल जरूर करेंगे। वक्त हो गया है, मैं फिर कह दूं, लेकिन एक सवाल फिर बनता है। बनता इसलिए सवाल कि देखिए, संघ और भाजपा, संघ जनसंघ भाजपा, एक कंप्लीट जो इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में जैसे आपने अडवाणी जी का एग्जांपल दिया कि मुंह बंद है, इनका मुंह तो कभी खुला ही नहीं। मतलब इस पूरे सिस्टम में 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, तब से 2025 आ गया, ना अंग्रेजों के खिलाफ मुंह खुला, ना अपने पार्टी के किसी नेता जो नहीं, तानाशाही प्रवृत्ति का हो गया उसके खिलाफ मुंह खुला। आज तक नहीं, भाजपा में जो रियल देखिए, भाजपाई है भाव, रियल भाजपाई, मतलब जिसका हाँ, जिसका बचपन से ही संगी रहा है, एक भी एग्जाम्पल देखिए आप, उस जमाने से लेकर के अडवाणी तक, वेंकैया, जेटली, जितने भी, उनको कोई निपटा दे। अगर भाजपाई मूल भाजपाई है तो उसको निपटा दीजिए, वो जुबान नहीं खोलेगा, क्योंकि उसमें वो करिज नहीं नहीं, होता है। ये नहीं, 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 दूसरी समाजवादी, बात होती है। हाँ, एक नहीं, मिनट। समाजवादी एक तो पृष्ठभूमि के आदमी जो होते हैं, हाँ, ये थोड़ा सा हाँ, होते हैं दुस्साहसी। सत्यपाल मलिक, क्या सत्यपाल मलिक बन जाएंगे धनखड़, या धनखड़ का मुंह बंद मैंने रख पाएंगे? क्योंकि हो मैंने जाता है वही इनसे। कहा। नहीं, नहीं, दो चीजें हैं। हम्म। क्या समाजवादी धनखड़ हम्म। सत्यपाल मलिक बनेंगे या संघी बनेंगे? हाँ। चुप्पी साधेंगे। सवाल ये है। हाँ। देखिए, हाँ। संघ का एक और है जो मैंने काफी नजदीक लोगों से मैंने देखा भी है। वो अंदरूनी जो राजकीय संघर्ष होता है उसमें वो लड़ते हैं। हम्म। अंदरूनी तो लड़ते हैं संघर्ष। हम्म। हम्म। जैसे ही संघर्ष खत्म होता है, हार हो या जीत हो, वो चुप्पी साध लेते हैं। फिर उनको हाँ। लगता है कि हमारे बोलने से कांग्रेस को फायदा होगा। हाँ। देखिए, बार बार आपको ऐसा ये मत सोचिए कि संघ के पास बिल्कुल ताकत ही नहीं। हम्म। हम्म। आज भी मरे हुए हालत में 100 सवा 100 सांसद है संघ के, जो संघ के हाँ। कहने पे सब कुछ करने को तैयार है। क्या संघ इतनी बदतमीजी क्यों झेल रहा है? जब मेरे बहुत एक वरिष्ठ आदमी से इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, होगा क्या, इन सारी लड़ाई में कांग्रेस का फायदा होगा। हम्म। हम थोड़ा सा हम्म। दूरदृष्टि देखते हैं। हम्म। ठीक है, झेल रहे हैं, देखते हैं समय आने पे निपटाएंगे। लेकिन किसी भी हालत में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस का फायदा हो या विपक्ष का फायदा हो। विपक्ष कांग्रेस को ही समझते हैं। उनको मालूम है बाकी रीजनल पार्टीज तो आती जाती रहती है। उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो कांग्रेस है। हाँ। तो बोले बस कांग्रेस को फायदा ना हो। बाकी जगह मुंह नहीं खोती, इमरजेंसी में मुंह नहीं खोला इन लोगों ने। हाँ। इमरजेंसी में सारे लोग विद्रोही थे, बोल रहे थे, खिलाफ थे, और ये चुप थे। चुप, चुप ही नहीं थे, इंदिरा गांधी के साथ खड़े कुछ हो गए मैंने थे। क्या वही तो कहा। ये लोग चुप थे, और जो लोग जेल में गए थे वो इसलिए जेल गए थे कि इंदिरा गांधी को मालूम था ये विपक्ष के लोग हैं, जेल में डाल दो हाँ। इनको। हाँ। हाँ। ऐसा नहीं थी कि बाहर कुछ खुरापत कर रहे थे, बाहर भी शांत बैठे थे। लेकिन विपक्ष के कुछ भी खुरापत कर सकते तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में अंदर डाले थे। जबकि समाजवादियों को अंदर इसलिए डाला था कि ये बवाली मचा रहे थे। हाँ, वो बवाल मचा रहे थे, बिल्कुल। ये दो फर्क है, नहीं, एक प्रिकॉशनरी अगर और एक बवाल मचाने वाले। अगर और बेहतर समझना है, इमरजेंसी की बात भाव ने की, तो आप मोदी जी का वो फोटो देखिए, देखिए, जिसको अभी भी, जब इमरजेंसी की चर्चा हुई थी तो खूब वायरल किया भाजपा के लोगों ने, भाजपा ने खूब वायरल किया, जिसमें वो सरदार बने, चश्मा काला लगा करके, और उसको बताया गया कि इमरजेंसी में सबसे सक्रिय अंडरग्राउंड होके मोदी जी थे। मतलब उस पर किताब बकायदे एक लिख दी गई।
अब मैं नहीं, नहीं, वही तो। बड़ा आश्चर्य है मुझे कि पूरी इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, इंदिरा गांधी के हुकूमत से, तो मोदी जी पूरा गेटअप करके पहले कैमरामैन बुलाए, कहे फोटो खींचो, मुझे इंदिरा गांधी से लड़ने जाना है, फोटो पहले खींचो। ये ये कुछ भी मोदी जी में परिवर्तन नहीं हुआ, ये फोटो जीवित थे ही, फोटो जीवित थे ही ये ये जब ये लड़ने निकले इमरजेंसी तो पहले कहे पहले फोटो खींच लो भाई, चश्मा भी नया नया काला काला है, पगड़ी भी बांधा हूँ, सरदार बना हूँ, फोटो पहले खींचो। खैर खैर, तो चर्चा यही रोकते हैं हम लोग, वक्त नहीं, काफी हो उसमें थे गया है। हाँ नानाजी देशमुख ने बहुत इमरजेंसी के खिलाफ काम किया, लेकिन नानाजी देशमुख भाजपा और संघ को पहचान चुके थे बहुत हाँ अच्छी हाँ तरह से। हाँ इसलिए इमरजेंसी के बाद उन्होंने संन्यास ही ले लिया। हाँ। नहीं तो नानाजी बिल- देशमुख प्रधानमंत्री कब के बन चुके होते, यदि बनना हम्म, होता उनको तो। बहुत सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको मालूम था कि आने वाले समय में अडवाणी जी की जो स्थिति हुई, वो नानाजी देशमुख उस स्थिति में नहीं रहना चाहते, इसलिए वो चित्रकूट चले गए। हाँ, वो चित्रकूट बैठ गए, फिर चित्रकूट के बैठ गए घाट और पर फिर वही। हाँ वही पे बस फिर ज्ञान देते रहे। सही मायने में मार्गदर्शक मंडल उन्होंने खुद अपना बनाया, हाँ खुद ही मार्गदर्शक बन के बन गए। और जो स्वयं भू मार्गदर्शन मंडल में बैठ गया, उन्होंने बाकायदा अपनी अंतिम सांस लेने तक बीजेपी को एडवाइस किया। हाँ बाकायदा सब लोग जाते थे उनसे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये संन्यास ले चुका आदमी, अब इससे इसकी अभिलाषा से या इसकी महत्वाकांक्षा से हमको डर नहीं है, हाँ, कोई खतरा नहीं, नानाजी देशमुख खतरा खतरा नहीं, नहीं। हम्म, खतरा नहीं है। तो नानाजी देशमुख को बाकायदा उन्होंने गुरु समझ के सब सुन लिया उनसे। उनके भाषणों में, नानाजी देशमुख के लिटरेचर से सब कुछ ये करते रहे। तो अब भाई अडवाणी जी से तो इनको आखिरी दिन तक खतरा था, आखिरी दिन तक। क्योंकि जब गोवा का अधिवेशन हुआ तो अडवाणी जी यहाँ भयानक नाराज हुए। तो अडवाणी जी तो लगातार फ्रंट खोले बैठे थे। होता क्या है आशीष, मैं यदि थोड़ा सा, अब विषयांतर नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक साइकोलॉजी समझते हैं इंसान की। ऐसा नहीं कि जो नानाजी देशमुख ने ही अडवाणी जी को भी बनाया है। नानाजी देशमुख अडवाणी अडवाणी गुरु मानते थे उनको, लेकिन नानाजी देशमुख का परिवार को नानाजी देशमुख ने फटकने नहीं दिया। हम्म, नानाजी देशमुख का परिवार हावी नहीं हुआ नानाजी देशमुख पे, दूरी रखा। और अडवाणी जी का परिवार बहुत हावी होया अडवाणी जी पे। गडकरी के समय ही अडवाणी जी को ये बता दिया गया था, और अडवाणी जी कन्विंस भी हो गए थे कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। संघ भी चाहता है रिटायरमेंट ले, और एक ऑनरेबल रिटायरमेंट होगा, जैसा उनका हुआ था देशमुख जी का। लेकिन फिर घर में परिवार जो है, वो उनको हवा देके बोलता था, और कुछ पत्रकार जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, वो उनको बताते कि प्रधानमंत्री आप ही बन रहे हो, किस चक्कर में फंस रहे हो लोगों के। और बाकी बचा हुआ काम D4 ने तय कर लिया। और जब D4 को ये समझ ही आ गया कि अब अडवाणी जी को चांस ही नहीं मिलना है, तो उन्होंने एक सेफ बेट खेली कि गडकरी अध्यक्ष बनेगा तो गडकरी दावेदार बनेगा, और गडकरी संघ के हाथ में रहेगा। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो संघ के हाथ में नहीं रहेगा, हमारे हाथ में रहेगा। तो उन्होंने, जेटली जी तब लगातार इंचार्ज थे गुजरात के, बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो मोदी जी को, संघ को भी लगा मोदी जी को आगे कराई जाए, पहले अब इनको घर बिठाया जाए। इन D4 को भी मालूम नहीं था कि वो क्या जिसको कर रहे हैं। मुट्ठी में रखने की कोशिश की है, हाँ, वो सारे इकट्ठे। D4, हाँ D4 में से 3 तो चले ही गए, एक बचा है, वो रिटायरमेंट जिंदगी जी रहा है, रिटायर्ड उपराष्ट्रपति बन के। हाँ उसकी इज्जत इसी में रह गई कि उसको निकाला नहीं बीच में, धनखड़ जैसा, कार्यकाल पूरा किया वेंकैया जी। और अब संघ भी। तो ये, यदि अडवाणी जी उसी टाइम तय कर लेते, तो हो सकता था कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता, और हो सकता था कि अडवाणी जी को बहुत इज्जत से हर जगह इज्जत मिलती। अब तो जिस आदमी ने राम मंदिर के नाम पे देश की राजनीति ही बदल दी, रथ यात्रा निकाल के, वो आदमी राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पाया।
इच्छा होते हुए उनसे कहलवाया गया कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता। वो जाते तो इधर घर चला जाता, हम्म, बाकी सुविधा चली जाती। तो क्या राम मंदिर में रहते जाके? बहुत सारा इसमें मानवीय पहलू है, आपकी साइकोलॉजी, आपका परिवार, परिवार की महत्वाकांक्षा, आपसे ज़्यादा परिवार की महत्वाकांक्षा होती है। आप किन लोगों के बीच में बैठते हो, कौन लोग आपको सही एडवाइस देते हैं, कई लोग सिर्फ़ अपनी दुकान देखते हैं। हम्म, अरे मैं कई पत्रकारों को जानता हूँ आशीष, वो उनके यहाँ बैठ के कैबिनेट बना रहे थे। हम्म, इसको ये मंत्रालय देंगे, इस अधिकारी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, नहीं ये होम सेक्रेटरी ठीक रहेगा। अधिकारियों को आवंटन चालू हो गया था। तो उन ये होती है। पत्रकारों में उन पत्रकारों में एक आध ने बाद में अंतरिक्ष यात्री का शकल जो है कैमरे पर धारण कर लिया था। छोड़ दो अब क्या बात करें आशीष, छोड़िए। तो ये होते हैं। देखिए अब जो कर रहे हैं मोदी जी के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मोदी जी कोई गलत नहीं कर रहे। उन्हें उस चेयर पे बैठना है और उस चेयर को जो खतरा साबित होगा, उसे वो हटाएँगे, उसको घर हम्म, तक पहुँचाएँगे। जो उनकी नहीं सुनता उनको वहाँ से डाउट आता है। मैं अक्सर मेरे भाषणों में मैं कहता हूँ कि जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं, उनसे ज़्यादा डरपोक मैंने कहीं नहीं देखे और मैं किस्सा हम्म, सुनाता हूँ। मुंबई में एक शादी में मैं गया था तो मुझे वहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती मिल गई। तो उन्होंने कहा कि अरे हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। मैं क्या बोलूँ उसको? बोला चलिए यहाँ मत खाना खाइए, हमारे साथ खाना खाइए। अब मुझे लगा कि किसी कोई 5 स्टार वाइव स्टार में जाएँगे तो उन्होंने कोई मुलुंड में किसी रेस्टोरेंट में फ़ोन करके बोला कि हम आ रहे हैं। तो मुझे दया आई उस मुलुंड के रेस्टोरेंट वाले को क्योंकि उसकी तो बेचारे की शामत आ गई। तो पूरा रेस्टोरेंट खाली था और रात को 3 बजे तक उस रेस्टोरेंट में बैठे। साथ में एक बहुत हिंदी का जाना-माना एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर था। उसको बेचारे को कहीं जाना था, शूटिंग थी दूसरे दिन, वो बार-बार कह रहा था कि मुझे थोड़ा सर निकलना है। अरे बैठो अभी यहीं से एयरपोर्ट जाएँगे, आप चिंता क्यों करते हो? वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूँ, 3-4 लोग थे हम। और जब रात को डेढ़ 2 बजे हम खाना खा रहे थे चुपचाप, बात कर के कितना करेगा? अंडरवर्ल्ड से क्या बात करेंगे अपन? कितनी बात कर सकते हैं? राजनीतिक बात तो कर नहीं सकते। हम्म, उनकी वो हँसी मज़ाक चल रही थी बैठे। जब पिन ड्रॉप साइलेंस में खाना खा रहे थे, मेरे हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। रात को डेढ़ बजे के उस सन्नाटे में जब चम्मच की आवाज़ खनखनाती हुई खन आवाज़ आई, तो जो भाई मेरे साथ खाना खा रहा था मतलब बाहुबली, वो इतने ज़ोर से उठा कि उसकी चेयर फेंका गई पीछे। उसके साथ वाले सब खिड़की-विड़की में देख रहे, "कौन आया? कौन आया? क्या हुआ? किधर किधर से? किधर से?" मैंने कहा, "नहीं, चम्मच गिर गया।" "अरे क्या चम्मच गिराता है तुम यार? डरा दिया तुम।" उस आवाज़ क्योंकि उसको लगा कि किसी ने मेरे पे हमला कर दिया। तो राजनीति में भी जो शीर्षस्थ स्थान पे है, वो 24/7 ढूँढते रहता है कि इधर अच्छा ये थोड़ा ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है, मतलब शायद कल किसी से मिल के आए हैं, इसको ठिकाने लगाओ। क्योंकि आपको आपकी चेयर बचानी है और आपको विश्वास अपने सिवा किसी पे नहीं। हम्म, हम्म, मोदी जी ने बहुत ही अपने भरोसेमंद आदमी को कहा था कि दिल्ली में मैं मेरे छाँव से भी केयरफुल रहता हूँ। जो शैडो होती है मेरी, मैं उससे भी केयरफुल रहता हूँ। ये दिल्ली का नेचर है। इसीलिए हम्म, थोड़ी किसी ने बोला कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, आप उसको नहीं कर रहे हो, उस दिन से आप उसके वॉच रखते हो। इसको मैंने मना किया, ये नाराज़ हो गया। देखना ये कहीं छपरी नहीं हो जाए। बम्बई की भाषा में, छपरी माने साइड नहीं बदलनी। इतना करने के बाद भी, केयरफुल होने के बाद भी, मोदी जी भी गच्चा खा गए और आज मोदी जी भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो वो ये ये मानवीय पहलू है आशीष जी। यदि उस कल विषय मैं पर यदि मैं आपने मुझे न्यूज़ चैनल का सब कुछ बना ही दिया कल और उसमें ये होगा कि जो भी कोई दूसरा बोलने वाला आएगा तो मैं तुमको इसको क्यों लाया? ये नहीं, नहीं अच्छा ठीक नहीं बोलता इसको, अरे इसको मना कर दो, फालतू के 2-2 लोग क्या करेंगे यहाँ पे? रहने दो, रहने दो, रहने दो। क्योंकि मुझे डर है।
और यदि मुझे डर ही नहीं है कि मैं उस जगह पे हूँ ही नहीं, आप 10 लोगों को लेके आओ, मैं बोलूँगा अच्छा हो गया, लोड कम हो गया है। ये मानवीय पहलू है, हर एक के साथ हो सकता है, उन्हीं के साथ नहीं। हाँ, ये और ये तो वो है। सत्ता का खेल है भाई, यहाँ तो अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। आपके न्यूज़ लॉन्चर में क्या स्टेक होगा? जो प्रधानमंत्री का स्टेक है, पद का। हम्म। हम्म। वहाँ तो या तो आप सत्ता पे हो, नहीं तो जेल में हो। ये स्थिति हो जाती हाँ। है कई बार। तमिलनाडु में नहीं देखा आपने? जो भी मुख्यमंत्री डीएमके का बन गया तो एआईडीएमके के अंदर, एआईडीएमके हो गए तो डीएमके के अंदर। खैर, चलिए, आखिर में इतनी बात है कि घर तो बिठाने में एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन घर हाँ, बिठाना ही मकसद नहीं है। घर बिठा करके जुबान बंद रखना, मतलब मुंह बंद करवा घर देना, नहीं, असली ये है। ये एक एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, जिससे हम्म, कई लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि आने वाले समय में वो क्या करेंगे। बिल्कुल। जितने धन्यवाद भी भाऊ, फेंस बहुत बहुत सीटर है धन्यवाद। जितने भी फेंस सीटर है सब कूद गए होंगे इधर, नहीं बाबा मोदी जी जय 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 मोदी, नहीं सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अरे वो क्या बात संदेश करते चला हैं आप, गया। फालतू की बात। अब जिनके मन संदेश में चला गया थोड़ा बहुत सबको। था, अब मैं तो सोच रहा हूँ भागवत और योगी, इन दोनों की मन स्थिति की कल्पना कीजिए। बस इन दोनों की मन स्थिति जो समझ जाएगा, वो पूरा देश समझ जाएगा आज की तारीख में। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले स्पेशल नमस्कार कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।